हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। 2 दिन की छुट्टी मिली थी तो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे, खूब मस्ती की होगी, है ना? कोई बात नहीं। अब इस मस्ती को थोड़ा ब्रेक करते हैं इस वीकेंड के लिए। अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं लास्ट लेक्चर के क्विक रिकैप के साथ। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था स्टूडेंट? सबसे पहले पढ़ा था हमने मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप वो एसोसिएशन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और वो क्या करते हैं, एग्री करते हैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यही मीनिंग पढ़ा था हमने पार्टनरशिप का। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या किया था? नेचर ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप का क्या नेचर है। फिर हमने नेचर को दो पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया था कि जो पार्टनर है और जो बिजनेस है वो क्या है, सेपरेट है या नहीं है? जी हाँ, सेपरेट है। किस कंसेप्ट के पर बेस है ये? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पर बेस है, जिसमें क्या होता है, बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें क्या किया था हमने कि पार्टनर और फर्म, मतलब पार्टनर और बिजनेस अलग अलग नहीं है, क्योंकि बैंकरप्सी के केस में क्या होता है, बिजनेसमैन की या पार्टनर की खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी क्या होती है, लायबल होती है। क्यों? ताकि हम जो लॉस हुआ है बिजनेस को उसको कवर कर सके। ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हमने? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी। फर्स्ट पॉइंट क्या किया था हमने? टू और मोर पर्सन, कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। और कौन से पर्सन नहीं आते हैं पार्टनर बनने के लिए? मतलब पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकता है? एक माइनर नहीं बन सकता है, एक अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं बन सकता है, और जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो लॉ ने, उस वो पर्सन क्या नहीं बन सकता, पार्टनर नहीं बन सकता। नेक्स्ट क्या किया था हमने? एग्रीमेंट, कि पार्टनरशिप में पार्टनर मिलकर क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। और वो एग्रीमेंट कैसा होता है? ओरल और रिटन। अगर वो रिटर्न में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स का? लॉफुल बिजनेस, कि बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, जो गुड बुक्स में आता हो। ठीक है। जैसे चोरी करना नहीं आता है गुड बुक्स में, तो वो क्या होगा? लॉफुल बिजनेस नहीं होगा। नेक्स्ट क्या था हमारा? प्रॉफिट शेयरिंग, कि जो पार्टनर होंगे वो क्या करेंगे, मिलकर प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है। लास्ट क्या था हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट? कि एजेंट और पार्टनर, अगर कि पार्टनर क्या होंगे, एजेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं और प्रिंसिपल के रूप में भी काम कर सकते हैं। अगर सारे एजेंट मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कैसे रोल प्ले कर रहे हैं? एज अ प्रिंसिपल रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन अगर एक पार्टनर सारे बाकी पार्टनर को रिप्रेजेंट करके फर्म का बिजनेस करता है, फर्म को रन करता है, तो वो क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स थी पार्टनरशिप की। नेक्स्ट टॉपिक क्या किया था हमने? राइट्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के क्या राइट होते हैं। तो क्या क्या राइट पढ़े थे हमने? कि पार्टनर को बिजनेस की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, बिजनेस के अफेयर करने, बिजनेस जो अफेयर है उसके बारे में कंसल्ट करने का राइट होता है, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने का राइट होता है, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने का राइट होता है। और क्या होता है, अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट मिलने का राइट होता है। लेकिन अगर सारे पार्टनर रेडी नहीं हैं तो वो किसी पार्टनर को, नए पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकता। अगर उसे फर्म से रिटायर होना है तो क्या करना पड़ेगा? एक नोटिस देना पड़ेगा। लास्ट क्या किया था हमने राइट में? कि अगर किसी पार्टनर ने अपनी जेब से फर्म के लिए कुछ पैसे दिए हैं या खर्चा किया है तो फर्म का क्या क्या दायित्व है, क्या लायबिलिटी है फर्म की, कि पार्टनर के पैसे वो वापस करे। ठीक है। तो ये क्या थे? हमने राइट पढ़े थे किसके? पार्टनर के। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था? लास्ट टॉपिक लास्ट लेक्चर का, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? अगर पार्टनर मिलकर रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं
वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड कहलाता है। फिर पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या आता है? डिस्क्रिप्शन अबाउट पार्टनर, डिस्क्रिप्शन अबाउट फर्म, कि कब बिजनेस स्टार्ट हुआ, कब खत्म होगा, और क्या था उसमें, जल्दी से बताइए, कि डेथ, डेथ के केस में क्या होगा। ठीक है, मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन किससे रिलेटेड? पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स और कंडीशन किसमें आएगी? पार्टनरशिप डीड में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 टॉपिक थे जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड हमें पता है, तो वो क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? सारे पार्टनर के राइट, ड्यूटी, लायबिलिटी, उसके क्या अधिकार हैं, क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी है, क्या उसके दायित्व हैं, किसके? पार्टनर के। वो कहाँ पर लिखे होंगे? पार्टनरशिप डीड में लिखे होंगे। दूसरा, क्यों यूजफुल है पार्टनरशिप डीड? कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर के बीच में, तो वो कहाँ से सेटल होगा? पार्टनरशिप डीड को देखकर होगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में हमने पहले ही लिख रखा होगा कि अगर ये कंडीशन, ये सिचुएशन आती है तो हम इस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए पार्टनरशिप डीड ज़रूरी है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनर रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं करते हैं, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, तो पार्टनरशिप का क्या होगा? तो पार्टनरशिप क्या होगी? हमारा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसके द्वारा, मतलब उसके रूल लागू किए जाएंगे किस पर? पार्टनरशिप पर। ठीक है, तो सबसे पहले कि मैटर है कि किन किन मैटर में पार्टनरशिप पर क्या अफेक्ट पड़ेगा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ठीक है, तो सबसे पहला मैटर है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनर के बीच में प्रॉफिट और लॉस को कैसे शेयर करेंगे? तो कैसे शेयर करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, प्रॉफिट कैसे, प्रॉफिट या लॉस को कैसे शेयर किया जाएगा? इक्वली शेयर किया जाएगा। ठीक है, सारे पार्टनर में। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि पार्टनर के द्वारा जो भी कैपिटल लगाई जाती है, क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा? मिलेगा तो कितना मिलेगा? तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, पे नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर कोई पार्टनर, ड्राइंग का मतलब समझते ही हैं कि अगर फर्म से पार्टनर अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे उधार लेता है तो वो ड्राइंग कहलाता है। तो क्या पार्टनर को ड्राइंग पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है? तो नहीं देना पड़ेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन बाय ए पार्टनर, अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो लोन की रेट है तो पार्टनरशिप डीड में लिखी होगी। ठीक है, लेकिन केस क्या है? पार्टनरशिप डीड हमने बनाई ही नहीं है, तो कौन से रूल लागू होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाएगा पार्टनर को? 6% पर एनम की रेट से दिया जाएगा। लास्ट है हमारा रेमुनरेशन टू द पार्टनर, पार्टनर को रेमुनरेशन मतलब सैलरी या वेजेस कैसे मिलेगी अगर पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई है? तो नहीं बनाई तो कौन सा रूल लागू होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या रेमुनरेशन दिया जाएगा पार्टनर को? नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मैटर्स थे, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उन मैटर को किसके बेसिस पर पार्टनर को दिया जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये मैटर सॉल्व किए जाएंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर के क्या क्या दायित्व होते हैं फर्म से रिलेटेड। ठीक है,
सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, मतलब अगर पार्टनरशिप डीड अगर उन्होंने करी है या ओरली या रिटर्नी, मतलब एग्रीमेंट जो भी उन्होंने किया है उसके अलावा क्या होता है, इफ ए पार्टनर carries on a similar business that is similar to that of the firm, मतलब क्या है, फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा है, मैं समझा देती हूँ कि अगर कोई पार्टनर ए टाइप ए टाइप का प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, और वो उसका खुद का बिजनेस है, पार्टनरशिप में उसने नहीं कर रखा, इंडिविजुअली वो ए प्रोडक्ट में डील कर रहा है, ठीक है, एक पार्टनर जिसका नाम है एक्स, ठीक है, एक्स पार्टनर है, ए प्रोडक्ट में डील कर रहा है, वो उसका खुद का बिजनेस है, ठीक है, फिर वो वाई के साथ मिल जाता है और वाई के साथ मिलकर भी वो ए प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, मतलब दोनों प्रोडक्ट क्या हो गए, कंपटीशन में हो गए ना। तो अगर पार्टनर फर्म के साथ भी सेम टाइप के बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो पार्टनर की क्या लायबिलिटी है कि उसका जो खुद का बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट हो रहे हैं वो फर्म को क्या करे, पे करे, ठीक है। इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन ए सिमिलर बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कंपटीशन ऑफ द फर्म, कि फर्म के कंपटीशन में जो बिजनेस है उसका उसी तरह का बिजनेस खुद कर रहा है, तो उस कर रहे बिजनेस से उसको जो प्रॉफिट होगा, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, वो फर्म को क्या कर दिए जाएंगे, पे ऑफ कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, ये किस पर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट, इसलिए ऊपर लिखा है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, ये पार्टनर की इच्छा पर डिपेंड करता है कि क्या वो पार्टनर से जो प्रॉफिट अर्न किया है वो वापस फर्म को दे या ना दे, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ ए पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर सेल्फ फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शैल बी पेड टू द फर्म, कि अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके खुद के लिए कोई प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट को क्या करना है, फर्म को पे ऑफ करना है, ठीक है। तो लायबिलिटी समझ आए स्टूडेंट, लायबिलिटी क्या हुआ, दो लायबिलिटीज हैं कि अगर कोई पार्टनर सेम टाइप का बिजनेस कर रहा है, जो पार्टनरशिप में जो बिजनेस किया जा रहा है उसी बिजनेस के जैसा बिजनेस अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो उसको क्या करना होगा, अपने खुद के बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है वो फर्म को पे करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी का यूज करके अपने लिए कोई प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उस प्रॉफिट को वापस करना होगा फर्म को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, कि सम अदर इम्पोर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, उसके कुछ प्रोविजन है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोविजन क्या है, इफ ऑल द पार्टनर एग्री ए माइनर मे बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि माइनर को क्या नहीं बना सकते हम, पार्टनर, लेकिन अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं कि एक माइनर को हम एक पार्टनर बनाएं तो वो हो सकता है, और उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 30, कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 30 क्या डिफाइन करता है कि अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो एक माइनर को भी हम एक पार्टनर बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अ न्यू पार्टनर मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, कि एक नए पार्टनर को हम क्या कर सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सारे पार्टनर क्या होंगे, एग्री होंगे, इसका सेक्शन क्या है, 31, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, कि एक पार्टनर सारे जो बाकी के सारे पार्टनर हैं उनके साथ एग्री करके रिटायर हो सकता है फर्म से, ये इसका सेक्शन क्या है स्टूडेंट, सेक्शन 32। नेक्स्ट क्या है हमारा प्रोविजन,
रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, कि फर्म का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है वो कंपल्सरी नहीं है, हम करवा भी सकते हैं और नहीं भी करवा सकते। किसी भी कंपनी का, किसी भी फर्म का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इंडिया में कहाँ पर किया जाता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया में किया जाता है। ठीक है, इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 69 है। ठीक है, लास्ट हमारा प्रोविजन क्या है? ए फर्म इज डिसॉल्व्ड ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, कि अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा? फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब उसकी एसेट को बेच दिया जाएगा और उसकी लायबिलिटी जो है वो पे ऑफ कर दी जाएगी एसेट वाले अमाउंट में से। ठीक है, तो फर्म क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो इसका सेक्शन क्या है? सेक्शन 35। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम नाम से जानते हैं एलएलपी, ठीक है, एलएलपी भी कहते हैं हम। एलएलपी एक ऐसा बिजनेस है जो पार्टनरशिप के ही जैसा है, लेकिन उसके अंदर एक अलग फीचर, एक अलग विशेषता ऐड कर दी गई है, जो क्या है कि पार्टनर की लायबिलिटी उसमें क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर पार्टनरशिप के भी एलिमेंट होते हैं और कंपनी के भी एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ई एल एल पी इज दैट ईच पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर अनदर पार्टनर मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस। सिंपल पार्टनरशिप में तो क्या होगा? पार्टनरशिप उन्होंने की है, दो पार्टनर ने, ए और बी ने, तो क्या होगा कि अगर ए कोई गलत काम करता है तो बी को भी क्या करना पड़ेगा? उसका नुकसान तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा ना, वो लॉस तो उसको झेलना ही पड़ेगा अगर ए कोई गलत काम करता है तो। लेकिन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है कि अगर बी कोई गलत काम करता है तो ए उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल या लायबल नहीं है। ठीक है, बी ने कोई गलत काम किया या मिसकंडक्ट या उसकी नेग्लिजेंस के कारण फर्म को लॉस का सामना करना पड़ा, तो एक ये लायबिलिटी नहीं बनेगी कि वो उस लॉस को कवर करे। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट जो है वो है 2008, मतलब 2008 है, लेकिन ये कब एग्जिस्टेंस में आया? 31 मार्च 2009 को। ठीक है, तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक पार्टनरशिप ही है, लेकिन उसके अंदर क्या हो जाता है? पार्टनर की जो लायबिलिटी हो जाती है वो लिमिटेड हो जाती है, कि अगर दूसरे पार्टनर के कारण कोई लॉस होता है तो पहले वाला पार्टनर लायबल नहीं है उस लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहला क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे हमने पार्टनरशिप किया था, पार्टनरशिप भी क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी था। बिजनेस और पार्टनर क्या है? दोनों अलग अलग चीजें हैं। दूसरा है मिनिमम कैपिटल, मिनिमम कैपिटल जो एलएलपी को स्टार्ट करने के लिए चाहिए उसकी कोई लिमिट फिक्स नहीं की गई है। नेक्स्ट क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। अभी हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा कि अगर कोई पार्टनर सिंपल पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो कौन से रूल अप्लाई होंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई होंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप कैसी है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, तो उस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होना चाहिए। उसमें हमने पढ़ा था टू और मोर, इसमें भी यही है, लेकिन उसमें साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट फिक्स कर दिया ना, मैक्सिमम जो लिमिट थी, मैक्सिमम लिमिट में क्या था? फर्म के केस में कितना होना चाहिए पार्टनर? 50, और कंपनी के केस में कितने होने चाहिए? 10। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर या मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की लिमिट एलएलपी में फिक्स नहीं की गई है। मिनिमम तो मतलब दो ही होने चाहिए, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है,
मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। और जिसका क्या होना चाहिए? जो पार्टनर होने चाहिए वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है? एक जैसे एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, ऐसे ही एलएलपी में जो भी पार्टनर होंगे वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे, ठीक है। जिसके पास क्या होगा? डीआईएन नंबर होगा। डीआईएन नंबर क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे? एटलीस्ट 2, ठीक है, 2 होने चाहिए। और जो कैसे होने चाहिए? डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। और जिसके पास कौन सा नंबर होना चाहिए? DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नो मैक्सिमम लिमिट फॉर नंबर ऑफ पार्टनर। मैक्सिमम लिमिट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सिंपल पार्टनरशिप में तो थी ना, कि क्या थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितनी फिक्स करी थी फर्म के केस में? 50 और कंपनी के केस में 10, लेकिन यहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ऑडिट क्या होता है? अकाउंट की चेकिंग करना, ठीक है। जब एक साल के अंदर, कब से शुरू होता है हमारे अकाउंटिंग ईयर? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो लास्ट में मार्च में क्या होता है? ऑडिट। हमारे जो बिजनेस है उसकी अकाउंट्स की चेकिंग होती है कि भाई क्या इस बिजनेस ने सारे जो ट्रांजेक्शन है उसको सही रिकॉर्ड किया है, मतलब कोई गलत तरीके से कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो उस फ्रॉड को चेक करने के लिए क्या होता है? ऑडिट किया जाता है, चेकिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। लेकिन एलएलपी के केस में क्या होता है? एलएलपी के केस में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के केस में ऑडिट ज़रूरी नहीं है। लेकिन कब ज़रूरी होगी? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब के अलावा, अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कितना है? 25 लाख से ज़्यादा है, और उसकी सेल मतलब जो एनुअल टर्नओवर है वो 40 लाख से ज़्यादा, मतलब जो हमने बिजनेस स्टार्ट किया पार्टनरशिप में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, उसका टोटल कितना होना चाहिए? अगर वो 25 लाख से ज़्यादा है, और अगर एनुअल टर्नओवर, एनुअल सेल जो है बिजनेस की वो 40 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। कैपिटल कितनी? 25 लाख, और एनुअल टर्नओवर 40 लाख। अगर दोनों इस अमाउंट से ज़्यादा हैं तो एलएलपी क्या होगा? ऑडिट होगा, ठीक है। एलएलपी का ऑडिट भी मैंडेटरी, ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट है हमारा, द कंपनी एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू एलएलपी और नोट, पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स विल। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि एलएलपी में क्या होता है? पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के एलिमेंट होते हैं, लेकिन ये पार्टनर के खुद की विल पर, पार्टनर्स की खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है कि क्या वो कंपनी एक्ट 2013 को पार्टनरशिप में अप्लाई होने देंगे या नहीं होने देंगे, या मतलब कुछ चेंज करके अप्लाई करेंगे या एज इट इज़ करेंगे। एज इट इज़ 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट मतलब मैं दोबारा समझा देती हूँ। द कंपनी एक्ट 2000, द कंपनी एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू एलएलपी और नोट, पर्टिकुलरली डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स विल। वैसे तो क्या होना चाहिए कि कंपनी एक्ट 2013 लागू होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये पार्टनर की अपनी खुद की इच्छा पर, आपस में उनका म्यूचुअल डिसीजन होगा कि क्या वो कंपनी एक्ट 2013 के सारे रूल को पार्टनरशिप पर अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कुछ आगे के टॉपिक थे जो पार्टनरशिप के हमने आज पढ़े, ठीक है। प्लीज़ आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लास्ट वाले लेक्चर के भी और अब आज वाले लेक्चर के भी, ठीक है स्टूडेंट। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।